हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम लोग लेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर, दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इससे पहले हमने प्लांट फिजियो के बाकी दो चैप्टर्स यानी फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से रिवाइज किया। उसके लास्ट 15 सालों में पूछे गए सभी पीवाईक्यूज हमने किए, वही हम इस चैप्टर में भी करने वाले हैं। अगर आप इस चैप्टर को एनसीईआरटी में देखेंगे बच्चों तो मोटा मोटा आप देखें तो ये चैप्टर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक सेगमेंट वो है जिसमें आपको ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन, ये जो टर्म्स हैं इनके बारे में समझाया गया है। इस पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इस पार्ट को पढ़ के ही नहीं जाना है। होपफुली आपने एक रीडिंग या दो रीडिंग जब पहले एनसीईआरटी की दी होगी तब ये सारी टर्म्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। ठीक है, क्वेश्चंस बन जाते हैं, बट इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं ना वो आप अपने जनरल नॉलेज के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि मैम अभी लास्ट टाइम बहुत कम टाइम बचा, आपको पता है अप्रैल स्टार्ट हो चुका है, सिर्फ एक महीना आपके पास बाकी है और आप मोटा मोटा चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं, तो दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, यानी कि प्लांट हार्मोन से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। अभी मेरे साथ आप 15 साल के पीवाईक्यूज करेंगे, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो और उसमें भी बच्चों पीजीआर जो प्लांट हार्मोन्स हैं आपको बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिएगा, रिसेंट ईयर्स में जो पूछे गए हैं एग्जैक्टली एनसीईआरटी से उठाकर लैंग्वेज पूछी जाती है। अगर आपने 1 to 1 हर हार्मोन का फंक्शन एनसीईआरटी से याद कर लिया है तो आपको इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें गड़बड़ नहीं होगी। एंड यस, लास्ट कुछ ईयर्स में इस चैप्टर से 3 से 4 तक भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 3 तो आप मान के चले। ओके, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई छोटा सा चैप्टर है आप उसे इग्नोर कर सकते हैं या नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा, बिल्कुल पढ़ के जाना है। एंड दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हमारे पास क्या क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से। सबसे पहला टॉपिक जो इस चैप्टर में है ग्रोथ, है ना। वहाँ से देखो 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था और क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग। जब आप इस चैप्टर में ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं बच्चों, प्लांट ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, तो एक स्टार्टिंग में एक डायग्राम है। इस डायग्राम में आपको सीड जर्मिनेशन दिखाया है कि किस तरह से सीड से पहले हाइपोकोटाइल, नीचे रेडिकल से जो रूट सिस्टम डेवलप होता है वो होता है, ऊपर जो प्लूम्यूल है उससे पूरा एपिकोटाइल और पूरा का पूरा फिर उससे शूट बनेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कॉटिलिडन्स भी दिखाए हैं। ओके, एंड देन जब प्लांट अपना एक सीडलिंग मतलब एक यंग प्लांट की फॉर्म ले लेगा तो कॉटिलिडन्स धीरे धीरे डीजनरेट हो जाते हैं, उनकी कोई नीड नहीं रहती है, एंड दिस इज अ न्यू प्लांट। ठीक है, तो इस तरह एक सीडलिंग डेवलपमेंट, सीडलिंग वर्ड देखो यहाँ मेंशन है। बहुत सारे बच्चे, मैंने कई बार जब मैं इस वर्ड को बोलती हूँ तो सीडलिंग को सीड समझ जाते हैं, ऐसी गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जर्मिनेशन का मतलब सीड से प्लांट का इमर्ज होना, और जब सीड से न्यू प्लांट इमर्ज होता है बच्चों तो न्यू प्लांट को आप सीडलिंग कहते हैं। पौधे का एक नन्हा पौधा इज सिंपली सीडलिंग। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपको वही दिखाया है और देखो मेंशन भी किया है कि दिस इज अ प्लांट ऑफ बीन। तो कई बार होता है एनसीईआरटी को हम पढ़ लेते हैं बट छोटी छोटी टर्म्स होती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं जाता और वही नीट में 4 नंबर का क्वेश्चन बनकर हमारे सामने आ जाती है। इसलिए मैं हमेशा बच्चों को यही कहती हूँ कि एनसीईआरटी को आप जब भी पढ़ रहे हैं ना, बिल्कुल ऐसा पढ़ें कि उसका है ना कुछ भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। हर एक चीज़ आपने एटलीस्ट 2 से 3 बार पढ़ी होनी चाहिए। ठीक, क्लियर। देन यहाँ पे ग्रोथ की डेफिनेशन है, ग्रोथ के कुछ पैरामीटर्स हैं कि अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करें, मैं एक बार आपको हल्का सा वन शॉट दे रही हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे तो हमें यहीं पर रिवाइज करना है। तो अगर हम प्लांट ग्रोथ की बात करें तो आप आई थिंक छोटे क्लासेस से पढ़ते आए हैं कि प्लांट ग्रोथ इनफाइनाइट होती है जबकि एनिमल्स की ग्रोथ डेफिनेट होती है। हमारे में ऐसा नहीं है कि कभी भी हमारे कोई भी बॉडी पार्ट को डैमेज हो जाए और हमारी बॉडी उस पार्ट को दोबारा बना ले, बहुत लिमिटेड एपिथेलियल टिश्यू वगैरह में ही ये कैपेसिटी होती है, बट प्लांट्स में ऐसा नहीं है। प्लांट्स में क्योंकि मेरिस्टम प्रेजेंट है, जिसके बारे में एनाटॉमी में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि कहाँ कहाँ प्लांट में मेरिस्टम होता है, उन सभी रीजन्स में प्लांट कंटिन्यूअस ग्रोथ करते हैं। अगर वो रीजन्स डैमेज भी हो जाएं तो प्लांट उन्हें दोबारा बना सकता है। ठीक है, इसी वजह से आप प्लांट में जो ग्रोथ है उसको ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं। हो सकता है कोई असर्शन, रीजन टाइप या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन इस पर बनकर आ जाए। ठीक है, पूछ लेंगे भाई क्यों इंडिटर्मिनेट है ग्रोथ, क्योंकि प्लांट्स के पास एक ऐसा टिश्यू है विच हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड एंड सेल्फ परपेचुएट यानी अपने आप को रीजनरेट कर लेना, और वो टिश्यू कौन सा है, दैट इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ कहाँ होता है। यू ऑल नो अपाइकल मेरिस्टम होता है शूट एंड रूट के टिप पर, अंदर की तरफ जिसको वैस्क्यूलर कैम्बियम लिखा है, याद है कि भूल गए। सेकेंडरी मेरिस्टम पढ़ा था क्या हमने, अच्छे से बताया था एनाटॉमी में मैंने आपको कि डाइकॉट्स में अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर जाइलम फ्लोएम के बंडल्स होते हैं उनके आसपास लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, दैट इज सेकेंडरी मेरिस्टम, ऑल्सो नोन एज वैस्क्यूलर कैम्बियम।
जिससे कि प्लांट अपनी सेकेंडरी ग्रोथ करता है। दिस इज एब्सेंट इन मोनोकॉट। ठीक है, ऐसे आपको क्लिक होना चाहिए, कोरिलेट होना चाहिए दिमाग में। अब आप उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि आपको चीज़ें कोरिलेट करनी आनी चाहिए, तब जाके आप नीट में बायो में 360 आउट ऑफ 360 टारगेट कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर। इसको कोई वो मत समझ लेना एक अपाइकल मैरिस्टम के अलावा हम इंटर कैलोरी मैरिस्टम भी तो पढ़ते हैं, वो ये नहीं है। इंटर कैलोरी मैरिस्टम तो यहीं पर नोट्स वगैरह पर होता है। क्लियर, वो इस डायग्राम में नहीं दिखाया। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में मेंशन है कि वही वैस्कुलर कैम्बियम जिनके पास है वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अब अगेन कुछ बच्चों को लगता है कि मैम सेकेंडरी ग्रोथ तो कोर्स से हट गया तो हम क्यों पढ़ें। बिल्कुल ठीक है, उसकी डिटेल किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सेकेंडरी ग्रोथ का कुछ बेसिक ही नहीं पता, क्योंकि आप देखेंगे प्लांट से रिलेटेड चैप्टर्स में मॉर्फो है, एनाटमी है, ये वाला चैप्टर है, हल्का हल्का कहीं ना कहीं सेकेंडरी ग्रोथ को मेंशन किया है। तो एक बेसिक नॉलेज जो मैंने एनाटमी का रिवीजन कराते वक्त आपको दे दी थी, वो सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में सबको होनी चाहिए कि कैम्बियम से होती है, कौन कौन से 2 टाइप का कैम्बियम होता है, अंदर वैस्कुलर कैम्बियम, बाहर कॉर्क कैम्बियम, है ना, कौन से इंटरफैसिकुलर, इंट्राफैसिकुलर, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, अगर वो पूछी जाती हैं तो आप उसे आउट ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं कहेंगे। क्लियर। फिर यहाँ पे ग्रोथ के मेजरमेंट बताएं कि अलग अलग प्लांट्स में ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है। फेजेस ऑफ ग्रोथ बताया है, जैसे आपने रीजन्स ऑफ रूट पढ़ा था ना, जोन ऑफ मेरिस्टम, जोन ऑफ इलॉन्गेशन, जोन ऑफ मैचुरेशन, वैसे ही यहाँ पर बताया है कि जब भी कोई टिश्यू ग्रोथ करता है, कोई भी पार्ट ग्रोथ करता है, तो उस पार्ट में 3 फेजेस होती हैं ग्रोथ की, एक मेरिस्टेमेटिक, एक इलॉन्गेशन जोन और एक मैचुरेशन जोन। जहाँ पर डिवाइडिंग सेल्स हैं वो मेरिस्टेमेटिक, जहाँ पर इलॉन्गेशन चल रहा है वो इलॉन्गेशन जोन, और जहाँ पर सेल्स डिफ्रेंशिएट हो जाएंगी। डिफ्रेंशिएट वर्ड का मीनिंग समझते हैं आप। डिफ्रेंशिएट वर्ड का मतलब होता है सिंपली, जैसे अगर हमारे एग्जाम्पल से मैं समझाऊं तो हमारे में मान लो एम्ब्रियो बना, तो एम्ब्रियो एक अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है। शुरू में हर सेल एक जैसी दिखती है, किसी की कोई पर्टिकुलर जिम्मेदारी नहीं है, बट जैसे जैसे एम्ब्रियो साइज में बढ़ता है तो हर सेल डिफ्रेंशिएट होती जाती है। मतलब कुछ सेल्स आइस बनाएंगी, कुछ सेल्स ईयर्स बनाएंगी, कुछ हमारा नर्वस सिस्टम बनाएंगी, सबको अलग अलग एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगी। तो वो इसको कहते हैं डिफ्रेंशिएट होना। एक सेल का एक स्पेसिफिक, या एक सेल का नहीं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स का कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन प्रोवाइड करना इज सिंपली डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसको मैच्योर होना। तो मैच्योरेशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन से। तो जिस जोन में आपको लग रहा है कि हाँ यार अब यहाँ पे ये पैरेन्काइमा है, आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, या ये कॉलनकाइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, जाइलम है, फ्लोएम है, तो अगर आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो तो वो कौन से रीजन की पहचान है, दैट इज द जोन ऑफ मैच्योरेशन। तो बस इसमें सब में इनके स्पेसिफिक पॉइंट्स दिए हैं, सबको मैं बहुत अच्छे से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज में कवर कर चुकी हूँ। अभी तो मैं नहीं कहूँगी आपको, क्योंकि अब तो सिर्फ 1 महीना बाकी है, लेकिन अगर कोई बच्चा अभी जस्ट 1 महीने के बाद नीट का एग्जाम देगा और उसके बाद फिर आराम से नीट की प्रिपरेशन करेगा, तो तब मैं हाईली रिकमेंड करूँगी बच्चों आप लोगों को कि इसी चैनल पर मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन की सीरीज़ मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर रखी है। उसमें पूरी 11th-12th का सिलेबस अपलोडेड है। तो अगर आप दोबारा से प्रिपरेशन करते हैं अपनी, तो उस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें, चाहे आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, आपके बायो के कॉन्सेप्ट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ओके, ये मैं हमेशा ध्यान दिलाती रहती हूँ आप लोगों को। चलिए देन, हाँ, अब यहाँ से ज़रूर क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये जो ग्रोथ रेट वाला पार्ट है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बताया है कि प्लांट में कोई भी पार्ट जब ग्रोथ करता है तो 2 तरह से ग्रो कर सकता है, या तो वो ग्रोथ होती है एरिथमेटिक ग्रोथ, या तो वो होती है ज्योमेट्रिक ग्रोथ। एरिथमेटिक, ए फॉर एडिशन, एडिशन ऑफ सेल्स को कहते हैं, क्या कहते हैं, एरिथमेटिक ग्रोथ। और ज्योमेट्रिकल यानी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। यहाँ पर होता है सेल्स का मल्टीप्लिकेशन। जैसे आप बोलते हैं ना किसी भी चीज़ का एक्सपोनेंशियली ग्रो करना, एकदम से तेज नंबर बढ़ना, एक्सप्लोजन से याद रख सकते हो। ठीक है, डिफरेंस क्या है दोनों में, अगर यहाँ पे शुरू में एक सेल है, ठीक है, उसने डिवाइड करके, उसने डिवाइड करके एक से 2 सेल्स बना दी। ठीक है, अब इन 2 सेल्स में से दोनों डिवाइड नहीं करेंगी, बल्कि 2 सेल्स में से एक सेल तो डिवाइड करेगी और एक ऐसे के ऐसे रह जाएगी। मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर इस सेल ने ऐसे 1 + 1 बनाया, तो अब ये वाली तो मान लो दोबारा डिवाइड हो गई 1 + 1 में, लेकिन ये वाली मैच्योर हो गई, डिफरेंशिएशन हो गया इसका। फिर तो यहाँ पे टोटल 3 सेल्स हो गए ना, 1 2 3, टोटल 3 सेल्स हो गई। अब फिर से ये तो मैच्योर थी, ये भी मैच्योर हो गई।
ठीक है, ये तो एज इट इज मैच्योर थी और इसने फिर से डिवाइड कर दिया, तो 1 2 3 4, अब की बार टोटल 4 सेल्स हो गई। ऐसे करके हर बार देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सिर्फ एडिशन हो रहा है सेल्स का, क्योंकि जितनी भी टोटल सेल्स बनती हैं उनमें से आधी सेल्स मैच्योर हो जाती हैं और एक सेल जो मतलब टोटल सेल कितनी बनेगी, अगर एक डिवाइड कर रही है तो हर बार 2 ही नई सेल बनेंगी, तो 2 में से एक मैच्योर होती जाती है, एक फिर से डिवाइड करती जाती है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एरिथमेटिक ग्रोथ। तो बट ऑब्वियस सेल्स का नंबर धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, अभी सेल्स मैच्योर नहीं हो रही हैं, सिर्फ डिवाइड करे जा रही हैं, सारी की सारी सेल्स लगातार सेल साइकिल को रिपीट कर रही हैं। तो इस तरह के ग्रोथ को कहते हैं एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक है, तो अगर आप प्लांट के किसी भी पार्ट को ऑब्जर्व करेंगे बच्चों, तो कुछ पार्ट्स में आपको, जैसे आपने देखा होगा, स्टेम की लेंथ है बहुत धीरे धीरे आराम आराम से बढ़ती है, रूट की लेंथ है आराम आराम से बढ़ती है, तो लेंथ जब बढ़ती है तब जनरली एरिथमेटिक ग्रोथ होती है। लेकिन जब एक फ्लावर में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और छोटी सी ओवरी से फ्रूट बनता है, तो आप सोचो किसी भी फ्लावर को देखो, उसकी ओवरी कितनी नेग्लिजिबल साइज की होती है, और फ्रूट्स का साइज देखो, आप बनाना का देख लो, वाटरमेलन का देख लो, टमाटो देख लो, लेडी फिंगर देख लो, ओवरी के कंपैरिजन में दे आर वेरी बिग इन साइज। इसका मतलब जब वेट बढ़ रहा है, जो साइज बढ़ रहा है फ्रूट्स का, वो जनरली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से बढ़ता है। तो इसीलिए आप दोनों के फॉर्मूला देखेंगे ना, तो इसके फॉर्मूला होता है LT इज इक्वल टू L0 प्लस RT। L यानी लेंथ, जनरली जब लेंथ बढ़ती है तब एरिथमेटिक देखने को मिलता है और यहाँ पे प्लस का सिंबल आता है, जबकि एक्सपोनेंशियल के फॉर्मूले में आप देखना आपको मिलेगा W इज इक्वल टू W0 ERT। ठीक है, यानी जो फाइनल वेट है वो इनिशियल वेट का, ये जो RT एक्सपोनेंशियल में जब आप इक्वेशन बनाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं चीज़ों को, वो वाली इक्वेशन है। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, अगर नीट में आपसे इक्वेशन पूछी जाएगी तो आपको एरिथमेटिक एंड एक्सपोनेंशियल की अलग अलग याद रखनी है। दोनों के ही ग्राफ भी अलग अलग हैं, ये देखो, ये एरिथमेटिक की इक्वेशन, एरिथमेटिक में टाइम के साथ लीनियर ग्रोथ हो रही है, तो जो ग्राफ है वो भी लीनियर शेप का आएगा। लेकिन एक्सपोनेंशियल में एक बहुत ही अलग पैटर्न देखने को मिलता है। इसी पर जो अभी PYQ दिखाया था मैंने आपको, वो यहीं से आया है बच्चों। एक्सपोनेंशियल में क्या होगा, देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, शुरू में धीरे धीरे सेल्स का नंबर बढ़ रहा है, ये आपको साइज या वेट ऑफ ऑर्गन दिखाया है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो लगभग आप मान लो यहाँ तक की जो फेज होती है उसको कहते हैं लैग फेज। लैग यानी धीरे धीरे बढ़ना। ठीक है, जब बोलता कोई चीज़ पीछे रह गई, लैग कर रही है अभी, यहाँ पे लैग का मतलब ये नहीं है कि सेल्स का नंबर कम हो रहा है, सेल्स का नंबर तो हमेशा बढ़ेगा, बट धीरे धीरे बढ़ेगा या तेजी से बढ़ेगा उसका भी रीज़न है। शुरू में एक सेल थी तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64। अब सोचो ऐसा करते करते 2000 सेल्स हो गई, तो सीधा 2000 से 4000, फिर 8000, फिर 16000, फिर 32000, तो बट ऑब्वियस सेल्स का नंबर तेजी से बढ़ेगा ना। तो इसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की ही एक्सपोनेंशियल फेज विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज, क्वेश्चन आता है बहुत बार, लॉग फेज। लैग और लॉग में A और O का अंतर है, बट दे आर वेरी वेरी डिफरेंट। ठीक है, एंड देन फाइनली, पर ऐसा तो है नहीं कि यार बढ़ती जा रही है और वो बर्स्ट ही हो जाएगा। एक लिमिट के बाद तो सेल्स का डिवीजन रुकेगा ना, तो एक लिमिट के बाद क्या होता है, इट विल अटेन स्टेशनरी फेज, यानी अब सेल्स का नंबर टाइम के साथ नहीं बढ़ेगा, अब वो सेल्स मैच्योर हो गई हैं, या तो आप उस फ्रूट को उसको खा लो और नहीं तो वो रॉटन होके खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो दैट इज द स्टेशनरी फेज। तो इस तरह से यहाँ पर तीनों अलग अलग फेज आपसे ग्राफ में पूछी जा सकती है, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है इनको, ये देखो एक्सपोनेंशियल, लॉग फेज वगैरह। ओके, एंड और ये जो कर्व है उसका शेप याद रखेंगे सब बच्चे, दिस इज सिग्मॉइड और एस कर्व। एरिथमेटिक का लीनियर कर्व है, ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का सिग्मॉइड कर्व है। ठीक, सिग्मॉइड कर्व है। ऐसा हम और भी कहीं पढ़ते हैं ना, हाँ, जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं 12th क्लास में, तो इकोलॉजी में जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं बच्चों, तो पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते वक्त भी दो तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ दिखाते हैं हमें। एक होती है लॉजिस्टिक ग्रोथ, लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी जो लॉजिकली पॉसिबल है, और एक होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मैं वहाँ पे भी ये बात मेंशन करती हूँ, यहाँ पे भी ये बात मेंशन कर रही हूँ कि जब आप लोग इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ते हैं तो वहाँ सब कुछ उल्टा हो जाता है। पॉपुलेशन ग्रोथ भी दो तरह से होती है, वहाँ पे पहले आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पढ़ते हैं, फिर आप लॉजिस्टिक ग्रोथ पढ़ते हैं। और जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसमें जे शेप का कर्व आता है, उसमें लगातार बढ़ती जाती है, जो कि बहुत थ्योरेटिकली पॉसिबल है, क्योंकि हर पॉपुलेशन के लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कोई भी पॉपुलेशन ऐसा नहीं है कि बढ़ती रहे कभी रुके ना। ठीक है, लेकिन लॉजिस्टिक ग्रोथ जब हम देखते हैं तो वहाँ पर इसमें सिग्मॉइड कर्व आता है। अब देखो कितना अंतर है,
कितना आसान है आपको फंसाना एग्जामिनर के लिए कि जब हम प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो उसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एक अलग पैटर्न को कहा गया है, इस वजह से यहाँ पर सिग्मॉइड कर्व है। लेकिन जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल का सिग्मॉइड कर्व नहीं है, एक्सपोनेंशियल का तो जे शेप कर्व है। लॉजिस्टिक ग्रोथ का सिग्मॉइड कर्व है, क्योंकि शुरू में पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती है, फिर तेजी से बढ़ती है, और जब लिमिटेड रिसोर्सेज, एक लिमिट आ जाती है कि इससे ज़्यादा नेचर नहीं दे सकती, तो स्टेशनरी ग्रोथ होने लगती है, तो इसलिए वो होता है लॉजिस्टिक। तो वहाँ सिग्मॉइड कर्व लॉजिस्टिक का आता है, जबकि प्लांट ग्रोथ में सिग्मॉइड कर्व एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का आता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। नीट में आप 3 घंटे में आपको सारे चैप्टर्स के सब क्वेश्चंस करने होते हैं, तो ऐसा नहीं है आपके पास कि आप सोचोगे अरे यार ये क्वेश्चन कहाँ से आया, बट आपने पहले अपने ब्रेन को अलर्ट कर रखा है कि इस तरह की चीज़ें हमने 2 जगह पढ़ी है, दोनों जगह अलग अलग है, तो फिर वहाँ गलती नहीं होगी। ठीक है, डन, समझ में आ गया। ये इसकी इक्वेशन हो गई, W = W0 ERT। कई बार पूछ लेते हैं कि दोनों ही इक्वेशंस में R आया है, तो R किसको इंडिकेट करता है, तो R यहाँ पे ग्रोथ रेट को इंडिकेट करता है, या इट इज ऑल्सो नोन एज R इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड ऑल्सो द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ द प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटीरियल, यानी R को कहा जाता है एफिशिएंसी इंडेक्स। बट ऑब्वियस भाई R हम कह रहे हैं ग्रोथ रेट है, तो R को मैं एफिशिएंसी इंडेक्स भी तो कह सकती हूँ। किसी प्लांट के लिए R की वैल्यू जितनी ज़्यादा है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ रेट उतनी ज़्यादा है। ग्रोथ रेट ज़्यादा क्यों है, क्योंकि उसके काम करने की एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा है। ठीक है, उसको हर तरह की सप्लाई मिल रही है न्यूट्रिएंट्स वगैरह की, दैट्स वाई इट इंक्रीज इन साइज। समझ गए, ये सारे मैंने आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दिए हैं। देखो अब जैसे इसी से क्वेश्चन बना था कि द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, तो कौन सी फेज में मैक्सिमम होगा, सिंपली लॉग फेज। ठीक है, ये सेनेसेंस और डोर्मेंसी अलग वर्ड्स हैं। ग्रोथ के दौरान सेनेसेंस और डोर्मेंसी नहीं आता, ग्रोथ के दौरान तो आपने पढ़ा लैग, लॉग और स्टेशनरी आता है। जब वो पार्ट बूढ़ा हो जाएगा, मुरझाने लगेगा, पत्तियां मुरझाती हैं, फूल झड़ने लगते हैं, उस फेज को आप सेनेसेंस फेज कहते हैं। और डोर्मेंसी क्या होता है प्लांट्स में, कुछ बच्चे इस वर्ड को जेनेटिक्स के डोमिनेंस के साथ मिक्स कर देते हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं दोनों। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ये सब जीन्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। जब हम जेनेटिक्स में जीन एलील्स को पढ़ते हैं कि ये एलील कब खुद को एक्सप्रेस करेगा कब नहीं, तब आप डोमिनेंस वर्ड यूज़ करते हैं। इसका बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। और डोर्मेंसी, डोरमेंट का मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना, बिल्कुल इनएक्टिव स्टेज में चले जाना। डोमिनेंट का मतलब होता है अपनी दादागिरी चलाना, जबकि डोरमेंसी का मतलब होता है इनएक्टिव स्टेज। जब आप कहते हैं ना कि अगर मान लो किसी प्लांट के सीड्स को हमने स्टोर कर रखा है और हम कह रहे हैं यार अभी इसका सीजन नहीं है, जब सीजन आएगा ना तब इसको मिट्टी में उगाएंगे तो जल्दी से पौधा बन जाएगा, तो जब आपने उस सीड को ऑब्टेन किया प्लांट से और जब तक स्टोर किया तब तक वो सीड जिंदा क्यों रहा, उस सीड के अंदर क्या है, एम्ब्रियो ही तो है, तो सीड के अंदर एम्ब्रियो जिंदा क्यों रहा, क्योंकि वो डोर्मेंसी स्टेज में था, अभी एम्ब्रियो डिवाइड नहीं कर रहा, नया प्लांट नहीं बना रहा। जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा आप उसे मिट्टी में डालेंगे या वो मिट्टी में पड़ा हुआ है पहले से, तो वो इतने महीनों से डोर्मेंट स्टेज में था, तो जैसे ही फेवरेबल सीजन आएगा उसमें सिग्नल्स होते हैं हार्मोन्स के, और वो क्या करता है, जर्मिनेट कर जाता है। जो भी डायग्राम दिखाया ना शुरू में आपको सीड जर्मिनेशन का, ठीक है। तो यहीं पर एक बात और मेंशन कर देती हूँ मैं कि डोर्मेंसी के लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो है ABA। एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन, डोर्मेंसी हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि जब भी किसी प्लांट के सीड में एम्ब्रियो को सुलाना होता है तो सुलाने के लिए उसमें कौन सा हार्मोन बनने लगता है, ABA। मान लो ये सीड है, सीड के अंदर ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में तो होता है रेडिकल प्लूम्यूल, भूल गए, वो याद है आपको, मॉर्फोलॉजी में सीड का स्ट्रक्चर पढ़ा था हमने, क्या क्या होता है सीड में, या जिसने 12th, अब तो ज़्यादातर बच्चे जो नीट देने वाले हैं उन्होंने 12th भी पढ़ लिया है, तो 12th में आप रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ते हैं, वहाँ अच्छे से सीड और एम्ब्रियो का डायग्राम आता है। तो एम्ब्रियो में पढ़ते हो ना आप, रेडिकल, हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल, वो सब एम्ब्रियो है, वो सीड के अंदर सो रहे हैं। अभी क्यों सो रहे हैं, क्योंकि अगर इनकी सेल्स में ABA बनने लग गया, एब्सिसिक एसिड बनने लग गया, तो ये डोर्मेंसी स्टेज में चल जाते हैं। सेल्स को बोलते हैं भाई अभी सो जाओ, अभी तुम्हारा जर्मिनेट करने का समय नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है, जैसे ही फेवरेबल सीजन आता है, तो सीड को जगाने के लिए, एक्टिव करने के लिए 2 हार्मोन्स आते हैं। जैसे हम जगाने के लिए गुड मॉर्निंग बोलते हैं ना, यहाँ पर मैं आपको याद कराती हूँ गुड इवनिंग। जर्मिनेशन के लिए 2 हार्मोन्स है बच्चों, G फॉर जिब्रालिन और E फॉर इथाइलिन। ये दोनों ही सीड डोर्मेंसी को
तोड़ते हैं, दे ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी। याद रखेंगे सब बच्चे, गुड इवनिंग, दैट इज जिब्रेलिन और इथाइलिन, है ना। और यहाँ पर ए जो है अलार्म बेल जो है, सब कुछ उल्टा है यहाँ पर जो अलार्म बेल है वो सीड को सुलाती है, यानी कि ABA एब्सिसिक एसिड सीड को सुलाता है। नॉर्मली हम अलार्म से जगते हैं बट यहाँ सोना पड़ेगा, और गुड इवनिंग कहते ही वो जग जाएगा। क्लियर है। और भी कोई आप ट्रिक बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू। डन, समझ में आ गया। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टिपिकल ग्रोथ कर्व इन प्लांट्स इज, टिपिकल ग्रोथ कर्व पूछा है। अब अभी मैंने आपको दो बताए कि लीनियर भी हो सकता है और सिग्मॉइड भी हो सकता है, बट टिपिकल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर प्लांट पार्ट्स में आप देखेंगे ना बच्चों, इसमें लिखा है देखो, इट इज आइडियल सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व टिपिकल ऑफ सेल्स इन कल्चर एंड मेनी हायर प्लांट्स इन प्लांट ऑर्गन्स। तो ज्यादातर पार्ट में प्लांट की सिग्मॉइड ग्रोथ फॉलो होती है, दैट्स वाई यू ऑप्ट द ऑप्शन 3। क्लियर, ठीक है। इसीलिए हर NCERT के हर डायग्राम के नीचे जो लिखा है ना बच्चों, वो सब लोग पढ़ के जाएंगे, है ना। X एक्सिस पे क्या है, Y एक्सिस पे क्या है, कई बार ये छोटी छोटी चीज़ें भी पूछ ली जाती है। यू डोंट नो कि एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है क्वेश्चन सेट करते वक्त। वो बहुत ईजी तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उसको घुमा के भी पूछ सकते हैं, थोड़ा टफ बना सकते हैं, स्टेटमेंट टाइप बना देंगे, डायग्राम टाइप बना देंगे। इसीलिए आपको कहा जाता है कि यू आर वेरी लकी कि आपको पूछा जाएगा NCERT से, ये बात फिक्स है, बट क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे, वो आपको प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है। हमारे टाइम पे तो हमें यही नहीं पता होता था कि कहाँ से पूछेंगे। आप देखना पुरान 2012 से पहले के क्वेश्चंस देखना, मैं करवाती हूँ आपको, है ना। जैसे ही 2012 का या 10 का, 7 का, 8 का क्वेश्चन आता है, इतने घुमा फिरा के टिपिकल क्वेश्चन है, कोई लिमिट नहीं है कि NCERT से पूछा जाएगा, कहीं से कुछ भी पूछ लेते थे। ठीक है, क्लियर। तो कंप्लेन नहीं करनी है हमको कि यार हमारा पेपर, हम कैसे इसको क्रैक करें। करना है नीट क्रैक तो बस एक ही चीज़ है, बायो में NCERT पे पकड़ बनाओ, फिजिक्स में अपने कॉन्सेप्ट्स पे, अपने न्यूमेरिकल्स पे, अपने मैथमेटिकल पार्ट पे कमांड बनाओ, और केमिस्ट्री में तो आपको हर तरह की तैयारी चाहिए, थ्योरी पे भी कमांड होनी चाहिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी सॉल्व करनी आनी चाहिए, ऑर्गेनिक में रिएक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। तो अपने आप में बहुत कुछ होता है प्रिपेयर करने के लिए, बस आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट्स चेक। ओके, तो ग्रोथ से बस 2 ही क्वेश्चंस, सोचो लास्ट 15 सालों के क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही बार ग्रोथ टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। बट अगेन मैं कहूँगी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि 2025 में नहीं पूछेंगे, क्या पता पूछ लें। ठीक है, तो मैंने तुम्हें सारा रिवीजन करा दिया है यहाँ पर। हाँ, एक छोटी सी चीज़ और है, ग्रोथ में आपको 2 लीफ दिखाई हैं और यहाँ पर आपको 2 तरह की ग्रोथ का पैटर्न समझाया है। एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ बच्चों, एक होती है रिलेटिव ग्रोथ, है ना। एक होती है एब्सोल्यूट ग्रोथ, एक रिलेटिव ग्रोथ। जैसे आप इस डायग्राम में देखेंगे, मैंने पढ़ा रखा है बट यहाँ पे जस्ट रिवीजन दे रही हूँ कि एक लीफ है, इसका इनिशियल जो सरफेस एरिया है वो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, थोड़े टाइम बाद बढ़ के 10 हो गया। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूं भाई कितने का इंक्रीज हुआ, तो आप कहेंगे मैम +5 का। ऐसे ही एक बड़ी लीफ थी, इसका इनिशियल सरफेस एरिया था 50 और कुछ टाइम बाद बढ़ के 55 हो गया, तो मैं आपसे पूछूं कितने का इंक्रीज हुआ, तो भी आप कहेंगे मैम +5 हुआ। तो अगर मैं एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट देखूं तो दोनों की सेम है, इसने भी +5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीज किया है, इसने भी +5 सेंटीमीटर स्क्वायर का इंक्रीज किया है। लेकिन अगर मैं रिलेटिव ग्रोथ देखूं, अगर तुम्हारे सामने कुछ दिन पहले ये 2 पत्तियां थीं और मैंने तुम्हें 10 दिन बाद या जितने भी दिन बाद इक्वल दिनों बाद कहा कि इस पत्ती को देख कर आओ, इसको देख कर आओ, तो तुम कहोगे मैम ये पत्ती तो अपने साइज से डबल हो गई, लेकिन ये पत्ती में इतना सा ही, बिल्कुल नेग्लिजिबल जो हो सकता है तुम्हें ऑब्जर्व भी ना कर पाओ, इतना सा ही इंक्रीज हुआ है। तो उस केस में तुम्हें लगेगा कि इसने ज़्यादा इंक्रीज किया है, इसने कम, क्योंकि यहाँ पर पत्ती का जो सरफेस एरिया है वो पहले से डबल हो गया, 5 का 10 हो गया, बट यहाँ 50 का 100 नहीं हुआ, यहाँ 50 से सिर्फ 55 ही हुआ है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट उसको कहते हैं जिसमें आप इनिशियल साइज से कंपेयर कर रहे हो कि +5 तो हुआ बट 5 से भी 10 हुआ, यहाँ पे +5 हुआ बट 50 से 55 हुआ। ठीक है, तो प्लांट्स की जब ग्रोथ रेट को स्टडी करते हैं तो रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट दोनों तरह की ग्रोथ रेट को स्टडी किया जाता है। इनके फॉर्मूलाज वगैरह हैं, वो सब मैंने करवा रखा है लेक्चर में। ठीक है, वैसे आपने देखा क्वेश्चंस आते नहीं हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कंडीशंस फॉर ग्रोथ में क्या जनरल नॉलेज है कि प्लांट्स को ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, है ना, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, और उसके अलावा प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए या नहीं चाहिए। हाँ, प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, वाटर, ऑक्सीजन, सबकी इंपॉर्टेंस बताइए। देन ये रहा ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए। ओके, एनवायरमेंटल सिग्नल्स होते हैं अलग अलग, लाइट, ग्रेविटी वगैरह, तो ये सब मिलकर प्लांट ग्रोथ को डिटरमिन करते हैं। डन, ठीक है, ये हो गया आपका प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड रिवीजन कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट। 3 टर्म्स हैं, तीनों बहुत मिलती जुलती सी हैं,
डिफ्रेंसिएशन, डी डिफ्रेंसिएशन एंड रीडिफ्रेंसिएशन। जब भी पढ़ाती हूँ हमेशा बहुत अच्छे से समझाया है। डिफ्रेंसिएशन का मतलब मेरिस्टेम टिश्यू का परमानेंट में बदलना, सिंपल, ठीक है। प्लांट की सेल्स डिवाइड कर रही हैं, अब उन्हें लगता है यार मैचुरेशन का टाइम आ गया तो वो परमानेंट टिश्यू बन जाएंगी, चाहे वो पैरेन्काइमा बने, कॉलन बने, स्क्लेरेन्काइमा बने, जाइलम का कोई कंपोनेंट हो या फ्लोएम का कोई कंपोनेंट हो। यही 5 तरह के टिश्यू होते हैं प्लांट्स में। तो मेरिस्टेम का परमानेंट में बदलना इज सिंपली डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। जरूरत पड़ने पर ये जो परमानेंट सेल्स हैं ये भी दोबारा से मेरिस्टेमेटिक हो जाती हैं, दिस इज कॉल्ड डी डिफ्रेंसिएशन। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं, डिटेल में हट गया सेकेंडरी ग्रोथ, इसलिए मैंने एनाटॉमी पढ़ाते वक्त तुम्हें बताया था कि जैसे मान लो प्लांट में अंदर की तरफ कैम्बियम होता है ना, तो कैम्बियम में हमने पढ़ा था थोड़ा कैम्बियम तो पहले से होता है और कुछ कैम्बियम नया बनता है। चलो यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ दोबारा बता देती हूँ तुमको, हो सकता है तुमने मेरा लेक्चर देखा हो या नहीं, कि अगर मैं एक शूट की बात करूँ बच्चों, मान लो ये स्टेम का सेक्शन है, डाइकॉट स्टेम का, क्योंकि मोनोकॉट तो सेकेंडरी ग्रोथ करते नहीं है। अगर ये एक डाइकॉट स्टेम का सेक्शन है, कितने बच्चों को एनाटॉमी याद है कि स्टेम में एक्सार्क कंडीशन होती थी या एंडार्क होती थी, या चलो उससे भी पहले स्टेम में जो वैस्कुलर बंडल हैं वो रेडियली अरेंज होते हैं या कॉन्जॉइंट? फटाफट बताओ। रूट में रेडियल होते हैं और स्टेम में कॉन्जॉइंट। कॉन्जॉइंट याद है, हमने कहा था एक ही जगह आधा जाइलम है और आधा फ्लोएम है। और ये कौन सी कंडीशन है? ड्रॉप को अंदर की तरफ पॉइंट किया है हमने, तो ये एंडार्क कंडीशन है। तो स्टेम में हमेशा कॉन्जॉइंट बंडल्स होते हैं, एंडार्क जाइलम होता है, बनाते हैं हम ऐसे, हाँ, स्टेम के डाइकॉट स्टेम के बंडल्स ऐसे बनाते हैं, रिंग शेप में अरेंज रहते हैं। अगर मोनोकॉट स्टेम होता तो पूरे में स्कैटर्ड रहते, ठीक है, वही कंडीशन है ये। तो मैंने तुम्हें कहा था कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में ये जो लाइन खींच रही हूँ ना मैं, ये लाइन क्या है? ये लाइन सेल्स की एक लेयर है और इस लेयर का नाम है कैम्बियम। यही सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर एक्टिवेट होगी। हैं ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स बट अभी शांत पड़ी हैं, अभी डिवाइड नहीं कर रही हैं। जब इस डाइकॉट स्टेम को सेकेंडरी ग्रोथ करना होगा, अपनी विड्थ बढ़ानी होगी, तो दीज सेल्स बिकम एक्टिव और इनसे नई सेल्स बनेंगी अंदर भी और बाहर भी। तो अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम बनेगा, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनेगा। तो ये जो सेल्स हैं बच्चों, इनको कहते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है। ये बार बार कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि रिसेंट ईयर में इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं और आपका डिटेल में हट गया है, तो आपका ध्यान रखना जरूरी है। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, कहीं भी बायो में इंट्रा और इंटर वर्ड आए तो हमेशा ध्यान रखो, जब आप बोलते हो इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन तो इसका मतलब 2 अलग अलग स्कूल्स के बीच में, और इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्कूल, ठीक है। यानी अगर मैं कह रही हूँ इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, तो यानी एक ऐसा कैम्बियम जो विद इन द फेसिकल है। फेसिकल के अंदर जो कैम्बियम पहले से प्रेजेंट है वो है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। पर जब सेकेंडरी ग्रोथ करनी होती है तो 2 फेसिकल्स के बीच में जो जगह है जहाँ पर मेड्यूलरी रेज होती हैं, इफ़ यू रिमेंबर, तो यहाँ की सेल्स भी मेरिस्टेमेटिक होने लगती हैं। यहाँ की सेल्स भी जो मैं ग्रीन कर रही हूँ मेरिस्टेमेटिक होने लगती हैं, ठीक है, और एक रिंग बन जाती है। इस पूरी रिंग को कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, क्योंकि ये नया वैस्कुलर टिश्यू बनाएगा। और ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है इसका नाम है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। 2 फेसिकल्स के बीच में इंटर स्कूल, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। तो नीट में क्वेश्चन आता है कि इन दोनों में से कौन सा कैम्बियम, अभी जो बता रही थी मैं आपको, डी डिफ्रेंसिएशन से बना है। भाई जो इंट्राफेसिकुलर जो रेड कलर से बनाया ना बच्चों मैंने, वो तो जब से बना ना, जब से प्लांट बना तब से ये मेरिस्टेमेटिक ही था, बस ये डिवाइड नहीं कर रहा था, शांत पड़ा था। तो ये तो कैसा है, जो ये वाला जो है ये तो है, ये कैसा है, ये पहले से ही मेरिस्टम है, तो आप इसको कहते हैं प्राइमरी इन ओरिजिन, यानी ये किसी और से नहीं बना, ये पहले से मेरिस्टेमेटिक है। पर ये जो ग्रीन कलर से बना है, अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर मेड्यूलरी रेज होती थी ना, ये जो सेंटर में मेड्यूला होता है पैरेन्काइमा का बना हुआ, उसी का एक्सटेंशन थी ना ये सेल्स। तो ये तो पैरेन्काइमा था, पैरेन्काइमा मतलब परमानेंट टिश्यू था, और अब मैं तुम्हें कह रही हूँ कि ये डिवाइडिंग टिश्यू में बदल गया। कैम्बियम का मतलब डिवाइडिंग टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में बदल गया। तो इसको कहते हैं दिस इज सेकेंडरी इन ओरिजिन, दिस इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। काम दोनों का सेकेंडरी ग्रोथ है, लेकिन ये पहले से बना हुआ है तो प्राइमरी इन ओरिजिन, और ये अब बना है जरूरत पड़ने पर, तो दिस इज सेकेंडरी इन ओरिजिन। और इस पूरे को, इन दोनों को मिलाकर कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। और फिर लेटर ऑन क्या होता है, यहाँ बाहर वाले रीजन में एक और लेयर बनती है कैम्बियम की, जिसको आप कहते हैं कॉर्क कैम्बियम। इसको आप कहते हैं बच्चों कॉर्क कैम्बियम। अगेन याद करो, डाइकॉट स्टेम की एनाटॉमी में बाहर कॉर्टेक्स रीजन होता है क्या? जनरल कॉर्टेक्स की 4-5 लेयर्स होती हैं क्या एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस के अंदर?
तो वो जो जनरल कॉर्टेक्स है वो भी अगेन लूज पैरेन्काइमा का बना है। पैरेन्काइमा परमानेंट टिश्यू है, उसी पैरेन्काइमा में से कुछ सेल्स रिंग फॉर्म में किस में कन्वर्ट हो रही हैं, अगेन कैम्बियम आ गया, ये भी मेरिस्टम है, ये सब मेरिस्टमेटिक हो गए हैं, ठीक है। ये पहले से मेरिस्टम था, ये नया बना, ये भी नया बना। तो कॉर्क कैम्बियम इज अगेन क्या है, कॉर्क कैम्बियम इज अगेन सेकेंडरी इन ओरिजिन, ये भी जरूरत के टाइम पर बना है, किससे बना है, परमानेंट से मेरिस्टम बना है, तो इसे भी कहेंगे डी डिफरेंशिएशन का एग्जाम्पल। तो अगर आपसे पूछेंगे, यहाँ लिखा है आपकी बुक में, व्हाट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ डी डिफरेंशिएशन, ये जो सेकेंड टर्म है, डिफरेंशिएशन का मतलब मेरिस्टम से परमानेंट का बनना, डी डिफरेंशिएशन से का मतलब है परमानेंट से मेरिस्टम का बनना, तो उसके एग्जाम्पल में आता है इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, इंट्रा नहीं आता, एंड कॉर्क कैम्बियम। समझ में आ गई आप लोगों को बात। एंड व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन बच्चों, व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन, ये वाला जो मेरिस्टम है ना, जो डी डिफरेंशिएशन से बना था, इस मेरिस्टम का दोबारा परमानेंट में बदलना, क्योंकि अब ये जो पूरा मेरिस्टम बन गया, ये चलो बाहर वाले से समझ लो, ये बाहर मेरिस्टम बन गया, तो ये जो मेरिस्टम है ये भी तो डिवाइड करेगा, अंदर की तरफ भी नई सेल्स बनाएगा, बाहर की तरफ भी नई सेल्स बनाएगा। जब सेल्स बन रही हैं तो डिवाइडिंग है, धीरे धीरे वो मैच्योर होती जाएंगी, यानी अब वो वापस से परमानेंट में बदल रही हैं। तो जितना भी टिश्यू कॉर्क कैम्बियम से बनता है वो सारा इज द एग्जाम्पल ऑफ रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन के प्रोडक्ट्स में यहाँ पर की बुक में लिखा है क्या, कॉर्क आता है। यहाँ पे जो कॉर्क कैम्बियम की लेयर होती है ना, इससे बाहर की तरफ एक टिश्यू बनने लगता है जिसको कहते हैं कॉर्क, अंदर भी बनता है सेकेंडरी कॉर्टेक्स वगैरह, बट उसकी डिटेल में मैं नहीं जा रही हूँ। तुम तो सिंपली ये याद रखो कि कॉर्क कैम्बियम से बनने वाला कॉर्क इज द एग्जाम्पल ऑफ रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। तो रीडिफरेंशिएशन का मतलब है मेरिस्टम से परमानेंट बनना, पर ये वाला मेरिस्टम नहीं है, ये कौन सा मेरिस्टम है, जो डी डिफरेंशिएशन से बना था। क्लियर हो गया सब लोगों को अच्छी तरह से। तो देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इसको भी कंप्लीट कर देती हूँ। और ये वापस से इस मेरिस्टम से फिर से परमानेंट बनाना इज रीडिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं पूरे प्लांट में। जब शुरू में तो प्लांट मेरिस्टमेटिक ही था, तो उस मेरिस्टम से जितना भी परमानेंट टिश्यू बना एक सीडलिंग में, एक पूरे प्लांट में, वो सब इसी में आएगा। पूरा जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, सबका बनना इज डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन के एग्जाम्पल में तुम याद रखोगे, अभी बताया, इंटरफैसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम। और यहाँ पे तुम याद रखोगे सेकेंडरी ग्रोथ से बनने वाला टिश्यू, जैसे कॉर्क हो गया, सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज हो गई, ये सब किस में आता है, इसमें, ठीक है। क्लियर है। तो देखो 2024 में देखो आया हुआ है इससे क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम। कुछ बच्चों को लगा होगा यार सेकेंडरी ग्रोथ तो हट गया, 2024 में ही हटाए कोर्स से, फिर कैसे पूछ लिया हमसे, क्योंकि प्लांट ग्रोथ में ये मेंशन्ड है, ठीक है। सो फॉर्मेशन ऑफ इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, तुरंत क्लिक करना चाहिए यार, इंटर का मतलब ये वाले कैम्बियम की बात हो रही है, ठीक है। फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड पैरेन्काइमा, पैरेन्काइमा क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेड्यूलरी रेस थी, वो पैरेन्काइमा की ही बनी हुई है, ठीक है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, पैरेन्काइमा यानी परमानेंट से मेरिस्टम बन रहा है, तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डी डिफरेंशिएशन। ये इतना आसान नहीं है, मैंने तुम्हें समझाया, तुम्हें सब समझ में आ गया, बट अगेन जब तुम एग्जाम हॉल में होंगे फिर से तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा, यार ये डी डिफरेंशिएशन था या री था या क्या था। बट अगर कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है, 10-12 बार टेस्ट दिया है, गलतियाँ की हैं, तो फिर यहाँ गलती रिपीट नहीं होगी। चलो 10-12 ज़्यादा बोल दिया, 3-4 बार भी तुमने रिवीजन किया है, मॉक टेस्ट दिया है, तो फिर यहाँ गलती नहीं होगी। बट एक बार थ्योरी पढ़ गए, सीधा एग्जाम हॉल में पेपर दे रहे हैं हम, तो फिर डेफिनेटली तुम कन्फ्यूज होगे वहाँ, ठीक। क्लियर है क्या बच्चों। बायो में अच्छा पढ़ने के बाद उसको रिटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, एक बढ़िया सा लेक्चर देख लेते हैं, चाहे मेरा हो चाहे किसी भी टीचर का तुमने देखा हो, तुम्हें लगता है वाह यार बायो तो इस सुपर इजी है, हमें बहुत अच्छी समझ में आ गई, हमने बायो लेके बिल्कुल गलती नहीं की, ठीक है, बहुत अच्छी बात है तुम ऐसा सोच रहे हो तो। लेकिन फिर उसके बाद जब उसका पेपर तुम्हारे सामने आता है, कोई भी मॉक टेस्ट तुम अटेम्प्ट करते हो उस टेस्ट का, तो दुनिया भर की गलतियाँ होती जाती हैं और मार्क्स फिर डाउन। फिर तुम्हें लगता है कि यार हम तो भूल गए, क्योंकि बायो में हमेशा ध्यान रखो, बायो को अच्छे से समझने के बाद डायरेक्टली रटोगे तो भी गलतियाँ होंगी, समझ के छोड़ दोगे तो भी गलतियाँ होंगी। पहले बायो को समझना पड़ेगा, उसकी हर टर्म में छुपा मीनिंग, उसके हर लाइन में छुपा कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, जो कि हम तुम्हें समझाते हैं बट ऑब्वियस, और फिर उसको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है,
उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करना बहुत ज़रूरी है, देन ओनली यू कैन रिटेन दिस सब्जेक्ट, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हाँ बायो बहुत सुपर इजी है तो आ गए 360 आउट ऑफ 360, हालत पतली हो जाती है 360 आउट ऑफ 360 लाने में, इतनी बार रिवीजन करके जाते हैं बच्चे, तब जाके उनको वो चीज़ें रिटेन रहती हैं दिमाग में, ठीक है। ला सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बट मेहनत तुम्हें ही करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है इसका, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 2023 में भी आया है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। इन टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर समझते हो ना, प्लांट का एक टिश्यू ले लिया हमने, कल्चर मीडियम में रख दिया और उससे वो कैलस बन रहा है, फिर उससे पूरा प्लांट बन रहा है। वो जो बायोटेक्नोलॉजी है 12th में, वहाँ पे थोड़ा सा आता है टिश्यू कल्चर के बारे में, ठीक है, वही टिश्यू कल्चर की बात हो रही है। तो ये कह रहा है कि टिश्यू कल्चर में बेसिकली क्या बताया मैंने तुम्हें, पहले हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेते हैं, फिर इनको अप्रोप्रिएट कंडीशंस देते हैं जिससे ये डिवाइड करें और एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स बन जाए। ये टिश्यू कल्चर की शुरुआत होती है। तो ये पूछ रहा है कि इस टिश्यू कल्चर एक्सपेरिमेंट में आपने लीफ की मीजोफिल सेल्स ले ली, आर पुट इन अ कल्चर मीडियम टू फॉर्म कैलस। अभी मैंने तुम्हें क्या कहा, टिश्यू कल्चर में नॉर्मली हम मेरिस्टेमेटिक सेल्स लेते हैं, तो क्योंकि उनका नेचर होता है डिवाइड करना, तो वो अपने आप डिवाइड करने लगती हैं। बट यहाँ पर आपने लीफ की मीजोफिल सेल्स ले ली। अब कुछ तो भूल ही गए होंगे एनाटॉमी कि लीफ की मीजोफिल क्या होता था, ये अपर एपिडर्मिस, ये लोअर एपिडर्मिस, ये वैस्कुलर बंडल, याद आया मीजोफिल, अभी फोटोसिंथेसिस में ही तो पढ़ाया है। ये है मीजोफिल सेल्स। तो मीजोफिल सेल्स तो परमानेंट सेल्स है ना, पैरेन्काइमा है, तो इसका मतलब आपने तो परमानेंट टिश्यू ले लिया और परमानेंट टिश्यू को ले जाकर कल्चर मीडियम में डाल दिया और आप उसको कह रहे हैं कि भाई कैलस बनाओ। कैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ऐसा मास जिसमें अभी तक डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है, सिर्फ सेल्स डिवाइड कर रही हैं, उसको कैलस कहते हैं। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि परमानेंट से आप मेरिस्टेमेटिक सेल्स बना रहे हो? तो ये कह रहा है दिस फिनोमिना मे बी कॉल्ड एज, पहले तो ये बताओ कि इसको क्या कहेंगे, कि आपने परमानेंट सेल्स डाली हैं और आपने कुछ ऐसा किया है कल्चर मीडियम में जिससे वो डिवाइड करने लगी हैं, तभी तो कैलस बना, वरना वो सेल्स उतने के उतने साइज में रहती। तो इसका मतलब आपने परमानेंट को मेरिस्टम में बदल दिया है, एंड परमानेंट का मेरिस्टम में बदलना इज डी डिफरेंशिएशन। देखो 2023 और 2024 दोनों में सेम चीज़ पे क्वेश्चन आया, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग था, ठीक है। तो यस इट इज़ डी डिफरेंशिएशन। और ऐसे कुछ हार्मोन्स वगैरह होते हैं बच्चों, कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम डी डिफरेंशिएशन को इंड्यूस कर सकते हैं कि परमानेंट सेल्स को मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी मेथड से आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो आपसे नहीं पूछेंगे, पर उसी मेथड से ये किया गया, एंड दिस इज सिंपली डी डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर है। फिर ये जो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है ना, जिसको हम कैलस कहते हैं, फिर इस कैलस को ऐसे रॉड से हिलाते हैं, इसके बहुत सारे पीसेज हो जाते हैं और अलग अलग कल्चर मीडियम में हर पीस को डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा सेल्स का ग्रुप हर उसमें डाल दिया। फिर उसमें हार्मोन्स का एक पर्टिकुलर रेशो ऐड करते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन का, जिससे उसमें डिफरेंशिएशन होता है। अब कैलस इज मेरिस्टेमेटिक मास है ना, तो उसमें आप हार्मोन्स डाल रहे हो जिससे नीचे रूट सिस्टम बनेगा, ऊपर शूट सिस्टम बनेगा। तो अब क्या हो रहा है, मेरिस्टम से परमानेंट सेल्स बन रही हैं, तो दैट इज सिंपली डिफरेंशिएशन। सिंपल टिश्यू कल्चर की बात कर रही हूँ मैं, दैट इज सिंपली डिफरेंट। हाँ, इस केस में तुम कह सकते हो कि तुमने परमानेंट को मेरिस्टम में बदला था, मेरिस्टम को फिर से परमानेंट में बदल रहे हो, तो दिस इज रीडिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गई ना। होपफुली ये टर्म्स तुम्हें क्लियर हो गए होंगी, तीनों की जो भी टर्म्स मैंने आपको बताई। एंड यस, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है बच्चों इस लास्ट पैराग्राफ में, ये देखो यहीं से आया था क्वेश्चन, आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है कि पैरेन्काइमा सेल्स ली दे आर मेड टू डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशंस ड्यूरिंग टिश्यू कल्चर। तो आप हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस ट्यूमर, तो आप ट्यूमर मतलब वही मास ऑफ सेल्स, तो जैसा मैंने आपको समझाया वही इसमें सिंपली आंसर होगा, ठीक है। जैसे अभी शुरू में मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स की ग्रोथ को ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ कहते हैं, क्योंकि प्लांट्स में कभी भी ग्रोथ हो सकती है बिकॉज ऑफ मेरिस्टम, वैसे ही प्लांट्स में डिफरेंशिएशन को भी बच्चों ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। कहाँ है ये रहा, प्लांट्स में जो डिफरेंशिएशन है वो भी ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है, हालांकि उसका रीजन थोड़ा सा अलग है। इसमें ये कह रहा है क्योंकि यहाँ पे एक लाइन लिखी है, ये रहा, व्हाई, बिकॉज सेल्स अराइजिंग आउट ऑफ द मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एट मैच्योरिटी। यहाँ पे जो ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन है उसका रीजन अलग है, उसका रीजन ये नहीं है कि प्लांट का कोई भी पार्ट कभी भी ये वाले प्रोसेस कर सकता है। व्हाई डिफरेंशिएशन इज ओपन टाइप इन प्लांट्स, क्योंकि यहीं पे समझा देती हूँ मैं तुम्हें। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें मैंने तुम्हें कहा था कि ये एक इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, इसी मेरिस्टम से नई सेल्स बन रही हैं लगातार, लेकिन फिर भी
फिर भी ये नेचर का जादू है या नेचर का जेनेटिक मैकेनिज्म है कि अंदर वाली सेल्स जाइलम में डिफरेंशिएट होती हैं और बाहर वाली सेल्स फ्लोएम में डिफरेंशिएट होती हैं, ठीक है। तो बट ऑब्वियस उसमें कोई ना कोई सेल सिग्नल मैकेनिज्म है जिससे उनको पता चल रहा है कि यार पहले से जाइलम अंदर है तो हमें अंदर नया जाइलम बनाना है, बाहर फ्लोएम है तो अंदर बाहर नया फ्लोएम बनाना है। यानी यहाँ पे लाइन क्या लिखी है कि डिफरेंट सेल्स अराइजिंग आउट ऑफ द सेम मेरिस्टम हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एट मैच्योरिटी, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करता है, लोकेशन ऑफ द सेल्स, बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। क्लियर है? दैट्स वाई प्लांट में डिफरेंशिएशन को ओपन फॉर्म ऑफ डिफरेंशिएशन कहते हैं। क्लियर? देन डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा सा दे रखा है कि भाई डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट एक यहाँ पे थोड़ी सी यूनिक टर्म है बच्चों, क्योंकि हम जब जनरल भाषा में बात करते हैं तो जैसे हम आपसे पूछते हैं कि अच्छा पढ़ाई में क्या डेवलपमेंट हुआ आपका, है ना, तो इसका मतलब यही पूछना चाह रहे हैं यार कितने मार्क्स इंक्रीज हुए। बट कोई ये भी तो बता सकता है कि यार पहले तो इतने नंबर आते थे अब कम हो गए, तो वो जो कम हुए ना आपके नंबर वो भी आपका डेवलपमेंट है, चाहे से वो रिग्रेसिव डेवलपमेंट है, वो उसको आप ग्रोथ नहीं कहेंगे यार, उसमें तो आपका परफॉर्मेंस कम हो गया, बट वो बॉटनी की लैंग्वेज में या ओवरऑल लैंग्वेज में वो भी डेवलपमेंट ही है। डेवलपमेंट का मतलब है एज या समय बढ़ने के साथ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, दैट इज सिंपली डेवलपमेंट। यानी एक प्लांट जब उसने एक सीड जब उसने जर्मिनेट किया तो सीड जर्मिनेशन से लेकर प्लांट की पूरी ग्रोथ उसका डिफरेंशिएशन के बाद वो बूढ़ा हुआ होगा, उस पार्ट का सेनेसेंस से लेकर डेथ, यहाँ तक के जो भी चेंजेस हैं प्लांट की लाइफ साइकिल के, वो सब मिलाकर कहलाते हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मतलब डेवलपमेंट इज इक्वल टू ग्रोथ प्लस डिफरेंशिएशन, दोनों को मिलाकर डेवलपमेंट कहा जाता है। एंड प्लस इसमें सेनेसेंस, डिफरेंशिएशन में सेनेसेंस चेंजेस भी आ गए, ठीक है। ये एक बहुत नोट करने वाली बात है। ये देखो, ये सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस दिखाया है, एक सेल के लिए दिखाया है। तो सिंपली कि ये एक सेल थी जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, और इस मेरिस्टेमेटिक सेल ने ग्रोथ की, थोड़ा इलोंगेशन किया, फिर डिफरेंशिएशन हो गया, मैचुरेशन हो गया। हालांकि दोनों वर्ड्स सिनोनिम की तरह यूज होते हैं, बट थोड़ा सा फर्क ये है कि जब सेल ने एक रूप लेना शुरू किया तो वो डिफरेंशिएशन, और जब उसने अपना फाइनल रूप ले लिया और अपने काम करने लगी तो वो मैचुरेशन, ठीक है। ये तो प्लाज्मेटिक ग्रोथ मतलब प्रोटोप्लाज्म डेवलपमेंट हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, एलोंगेशन हो रहा है, और देखो सबको ओवरलैप किया है, ऐसे एक के बाद एक एरो नहीं बनाए। प्लाज्मेटिक ग्रोथ चल रही थी, बीच में एक्सपांशन शुरू हो गया, बीच में डिफरेंशिएशन शुरू हो गया, बीच में मैचुरेशन शुरू हो गया, ठीक है। ये मेरिस्टेमेटिक सेल एक मैच्योर सेल में कन्वर्ट हो गई। अब ये मैच्योर सेल सेनेसेंट एज में जाएगी और फाइनली सेल की डेथ हो जाएगी। या हो सकता था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये पूरा मैच्योर होती ही नहीं और बस G1 फेज में जाने के बाद S में चली जाती और फिर से डिवाइड करके नई सेल बना देती। तो हो सकता है ये साइकिल चलता रहे, हो सकता है ये साइकिल चले, ठीक है। तो इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं सेल का डेवलपमेंटल प्रोसेस। किसी में भी, नॉट ओनली प्लांट, हमारे में भी यही है, बस हमारे पास मेरिस्टेमेटिक सेल्स नहीं होती हैं, ठीक है। डन। तो इस पे से कोई क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे, देखें कोई क्वेश्चन आया हुआ है क्या। वैसे डेवलपमेंट में आता नहीं है, प्लास्टिसिटी से आता है क्वेश्चन जनरली। हाँ देखो, अब इसी डेवलपमेंट के प्रोसेस में तुमको एक टर्म बताइए, दैट इज प्लास्टिसिटी। वैसे हम प्लास्टिक वर्ड कब यूज़ करते हैं आजकल, प्लास्टिक इतना कॉमनली यूज़ क्यों हो रहा है, क्योंकि प्लास्टिक इज़ हाईली मोल्डेबल। आप प्लास्टिक को किसी भी शेप में, किसी भी डिज़ाइन में बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, तो वहीं से ये वर्ड उठाया गया है प्लास्टिसिटी। इसका मतलब है कि कुछ प्लांट्स में, सब में नहीं, कुछ प्लांट्स में क्या होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन एनवायरनमेंट, अगर उनका एनवायरनमेंट बदल रहा है, मतलब यहाँ पर ऐसे ऐसे फिनोमिना भी हैं कि सेम प्लांट पानी में भी रह सकता है और सेम प्लांट लैंड पे भी रह सकता है। नॉर्मली ऐसा होता है कि जो प्लांट पानी के लिए अडेप्टेड है वो एक्वेटिक है, जो लैंड के लिए अडेप्टेड है वो टेरेस्ट्रियल है, एक दूसरे के हैबिटेट में तो रह नहीं सकते। बट कुछ प्लांट्स में ऐसा देखा गया है कि इन्वायरमेंट यानी हैबिटेट चेंज करोगे ना तो वो दोनों हैबिटेट में सर्वाइव करने की प्लास्टिसिटी रखता है, कैपेबिलिटी रखता है दोनों जगह खुद को मोल्ड करने की, सिंपल, ठीक है। या कुछ प्लांट्स में फेजेस के अकॉर्डिंग, फेजेस यानी उसके लाइफ की कौन सी फेज चल रही है, वो जुवेनाइल है या वो एडल्ट फेज में है, दोनों फेज में वो अलग अलग रूप में आ जाता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी दिखाया आपको कि ये जुवेनाइल स्टेज में इसकी लीफ का पैटर्न ऐसा था, जबकि एडल्ट में ये इस तरह का हो गया, तो इसको भी प्लास्टिसिटी ही कहते हैं। तो प्लास्टिसिटी दो तरह की होती है, ईदर इन्वायरमेंटल और लाइफ की फेजेस पर, उसको बोलते हैं डेवलपमेंटल प्लास्टिसिटी। जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है उसका शेप, साइज वगैरह चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर। प्लास्टिसिटी पे डिटेल में क्वेश्चन नहीं आते, अगेन सिर्फ एग्जांपल या डेफिनेशन पूछी जाती है। डेफिनेशन तुम्हें मैंने बताई दी, एग्जांपल में तुमको कॉटन, कोरिएंडर एंड लाक्स पर याद रखना है,
ठीक है। कॉटन, कोरिएंडर, इसको तुम जो भी तुम इसकी फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म बनाना चाहो वो बना लेना, ठीक है। बट इसको ध्यान रखना, कॉटन, कोरिएंडर, कोरिएंडर तो धनिया है ही, है ना, और कॉटन, कोरिएंडर और बटर कप और लार्क्सपर, 4 एग्जाम्पल याद रखने हैं बच्चों आपको। कॉटन, कोरिएंडर और लार्क्सपर तो यहाँ याद रखना। ये वाली कौन सी बताई मैंने तुम्हें? डेवलपमेंटल, डेवलपमेंटल। तो यहाँ पे कॉटन हो गया, लार्क्सपर हो गया, कोरिएंडर हो गया। और ये कौन सा है? ये है टेरेस्ट्रियल और वाटर यानी इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंट बदल दिया तो वो भी चेंज हो गया। इसमें बस एक ही एग्जाम्पल है, बटर कप। इसको मैं बच्चों को ऐसे याद कराती हूँ जैसे बटर होता है ना, बटर तो वो बाहर मेल्ट हो जाता है और फ्रिज में जम जाता है, तो हैबिटेट चेंज करने पे चेंज हो रहा है, तो बटर कप का एग्जाम्पल तो अलग रख दो। और बाकी के जो 3 हैं, कोरिएंडर, लार्क्सपर और कौन सा, कॉटन, कॉटन, लार्क्सपर, कोरिएंडर, इन तीनों को तुम डेवलपमेंटल में डाल दो, ठीक है। सिंपल दिए, देखो इस पे क्वेश्चन भी आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? 2022 में आया था। विच प्लांट डज नॉट शो प्लास्टिसिटी? तो ये तो हमने देखे ही है, आंसर हो जाएगा मेज। नेक्स्ट क्या है? 2021 में आया हुआ है। प्लांट फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। दिस एबिलिटी इज कॉल्ड सिंपली प्लास्टिसिटी। जिसने पढ़ रखा है, एक बार में आने वाला क्वेश्चन है, नहीं पढ़ रखा तो सोचते रह जाओगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द प्लांट ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। ये रहा लास्ट में इंपॉर्टेंट लाइन कि ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द लाइफ। हाँ, इसमें ये वाली लाइन नहीं बच्चों, मैं ये लाइन बता रही थी कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, एक तो ये हो गया। एंड दूसरा यहाँ पर बताया है कि जो डेवलपमेंट है किसी भी प्लांट का, वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, इंट्रिंसिक फैक्टर और एक्सट्रिंसिक फैक्टर। जैसे हमारी बात कर लो, हम कहते हैं यार हमारी लाइफ में जो भी आउटकम्स होंगे, हम आगे जाके जो भी बनेंगे, वो 2 बातों पे डिपेंड करेगा। एक तो हमारा खुद का इंट्रिंसिक IQ, हम खुद अंदर से किस तरह से सोच रहे हैं, क्या है हमारी कैपेसिटी कितनी है पढ़ने की या कोई भी काम को करने की। और दूसरा हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स। बिल्कुल, कई बार बच्चे अननेसेसरी कंपेयर कर बैठते हैं उन बच्चों से जिनकी एक्सटर्नल कंडीशंस बहुत अच्छी होती हैं और बचपन से वो अलग ही तरह की एजुकेशन उनको मिली है। अब आप सोचें कि हम तो एक ही साल में वैसा परफॉर्म कर लें, तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है बच्चों। हो सकता है कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा हो तो वो कर ले, लेकिन जनरली टाइम लगता है। तो तुम कभी भी ना अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर मत किया करो, खुद को खुद से कंपेयर किया करो कि मैं नर्सरी वाला तो तुम्हें याद नहीं होगा कि मैं जब 10th बोर्ड तक पढ़ता था तो कैसा था, 11th 12th में मेरा कितना इंप्रूवमेंट हुआ, अब मैं कहाँ हूँ, नीट का या JEE जो भी तुम तैयारी कर रहे हो, अब मैं कहाँ पर हूँ, है ना। तो हमेशा अपने आप को अपने से कंपेयर करोगे ना, तो तुमको हमेशा दिखेगा कि हाँ यार कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है। हाँ, उसमें थोड़ी सी मेहनत और करोगे तो और अच्छा रिजल्ट तुम्हें मिल सकता है, ठीक है। तो कभी भी दूसरे से कंपेयर नहीं करना है, वरना फिर बहुत डिमोटिवेशन मिलता है, अननेसेसरी डिप्रेशन आता है। खुद को खुद से कंपेयर करो कि आप अपने लेवल पर ग्रोथ कर रहे हो या नहीं। तो प्लांट ग्रोथ भी दोनों फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर यानी उस प्लांट की जेनेटिक्स कैसी है, उस प्लांट के अंदर हार्मोन्स कैसे हैं, है ना, PGR वगैरह जो बन रहे हैं, टाइमली बन रहे हैं, सफिशिएंट न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट दूसरे में आएंगे। तो इंट्रिंसिक फैक्टर में हो गया जेनेटिक्स और PGR। एंड एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स में कि प्लांट को एक्सटर्नली क्या कंडीशंस मिल रही हैं, लाइट, टेम्परेचर, वाटर, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है। डन। देखो, प्लांट चाहे से हमें ऑक्सीजन देते हैं, बट हम हमेशा कहते हैं कि प्लांट्स की ग्रोथ के लिए भी ऑक्सीजन ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले समझाया था कि चाहे से प्लांट फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन बना रहे हैं, बट फोटोसिंथेसिस में जो फूड बन रहा है ग्लूकोज, उसका यूटिलाइजेशन तभी होगा जब ऑक्सीजन अवेलेबल होगी। वो बात अलग है कि ऑक्सीजन वो खुद ही बना लेते हैं अपने लिए। पर अगेन अगर हम सीड जर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, जिस मिट्टी में आपने सीड्स को डाला है, अगर वो मिट्टी बहुत ज़्यादा दलदली मिट्टी है, वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस ज़्यादा हैं, तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाते बच्चों। बहुत रेयर सीड्स होते हैं जो इस तरह की कंडीशंस में कर पाएँ। सीड तभी जर्मिनेट, इसीलिए आपने देखा होगा कि सीड सोइंग से पहले मिट्टी की खुदाई की जाती है बहुत अच्छी। किसान क्या करते हैं, पूरी मिट्टी को खुदाई कर देते हैं जिससे उसमें एयर स्पेस बन जाए, फिर सीड्स डालते हैं, तो सीड्स को पानी भी मिलता रहेगा, ऑक्सीजन भी मिलती रहेगी एंड दे विल जर्मिनेट। तो ऑक्सीजन इज वेरी एसेंशियल फॉर एप्रोप्रिएट जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। डन। तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स थे, चीज़ें थी मेरे दिमाग में आ रही थी, वो मैंने तुम्हें सारी बता दी है ना। क्वेश्चंस भी हमारे यहाँ तक के पार्ट के हो गए। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। आई थिंक अभी तो टाइम होगा हमारे पास, क्या करें, इसको कंटिन्यू करें या अगले सेशन में करें, क्योंकि ये PGR अकेला मुझे आपको करवाने में 1 घंटा तो लगभग लगेगा।
ऐसा करते हैं बच्चों, मेरे ख्याल से ना इस टॉपिक को हम आज यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि पीजीआर में फिर जल्दीबाजी में खींचूंगी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, थोड़ा टाइम तो लगता है और तुम्हें एक मौका भी मिल जाएगा पीजीआर को एक बार पढ़ के आने का। तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि मेरी एनसीईआरटी लाइन टू लाइन सीरीज़ में इसके लेक्चर्स अवेलेबल हैं, सब नहीं देख सकते तो एटलीस्ट जो प्लांट हार्मोन्स के फंक्शंस मैंने बहुत लॉजिकल तरह से एक्सप्लेन किए हैं वो देख कर आना, जिससे पीजीआर के क्वेश्चंस तुम खुद कर सको, खुद से आंसर दे सको। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।